हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्टडी विद सत्यभामा सिंह यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो महिला पर्यवेक्षक का जिनका एग्जाम आज हुआ है उनसे संबंधित कुछ प्रश्न हैं। जैसे आज 12 तारीख है तो 12 तारीख में जो भी प्रश्न आए हैं वो हमने कंसीडर किए हैं। प्रीवियस जो हो चुके हैं आपके 7, 8, 9, 10, 11 मार्च को, उनके भी क्वेश्चन में है। तो जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं वो टॉपिक को मैं कंप्लीट कराती चल रही हूँ, जिससे इन पोर्शन से आपका क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। क्योंकि इसमें धाराओं से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम भी ज़रूरी है। कुपोषण से हम पढ़ेंगे इसमें, और आपके जो सरकार की योजना है उनसे संबंधित प्रश्न हम इसमें लगाने वाले हैं, और आपका एक्ट से संबंधित प्रश्न यहाँ पर रहेंगे। तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत अच्छे आपके लिए होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, पहला दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 कब लागू हुआ? तो ये अधिनियम 1961 में ही लागू हो गया था। किसमें? 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें बताया है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज की परिभाषा क्या है? तो दहेज की परिभाषा में क्या आता है? विवाह के समय किसी महिला को दिया गया संपत्ति या पैसा। यानी महिला से अब विवाह करने के लिए आप क्या मांग रहे हो? संपत्ति मांग रहे हो, पैसा मांग रहे हो, वो आपके केस में आएगा, दहेज की श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट क्या है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत दहेज लेने पर सजा कितनी हो सकती है? यानी लेने और देने, इसमें पूछा है दहेज लेने पर कितनी सजा हो सकती है। तो लेने पर आप ले रहे हो तो सजा 5 साल की होगी। ये आपका इसमें सजा क्या है? 5 साल की होगी। ठीक है, और देने पर भी 5 साल की होगी। ये धारा 3 में बताया गया है कि इसमें लेने और देने पर दोनों कंडीशन में सजा क्या होती है? 5 साल की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत दहेज की देने की सजा कितनी हो सकती है? तो अधिकतम जो सजा है वो 5 साल है दहेज देने लेने की। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत दहेज की शिकायत कहाँ की जा सकती है? पुलिस में की जा सकती है, न्यायालय में की है, महिला आयोग, यहाँ पर आप दहेज की शिकायत कर सकते हो तीनों ही जगह। इसमें पूछा गया है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत दहेज मांगने पर दंड का प्रावधान किस धारा में है? तो दहेज आप मांग कर रहे हो तो धारा 4 में क्या है? दंड का प्रावधान है धारा 4 में। और धारा 3 में क्या है? दहेज मांगने और देने दोनों से, दहेज देने और लेने दोनों के लिए सजा है 5 साल की और 15,000 जुर्माना। और 4 में है 2 साल की सजा और 10,000 रुपये जुर्माना। ठीक है, कितना? 10,000 रुपये। नेक्स्ट क्या है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत दहेज देने लेने का क्या प्रभाव हो सकता है? ये एक अपराध की श्रेणी में है धारा 3 के अकॉर्डिंग। आपको ऊपर मैंने बताया है 5 साल की सजा प्लस 15,000 जुर्माना आपको देना पड़ेगा। और साथ में बताया गया है कि जो दहेज की रकम के बराबर या दहेज की रकम के बराबर ये जुर्माना हो सकता है। ठीक है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज मांगने के लिए कितनी सजा हो सकती है? 2 साल की सजा प्लस 10,000 जुर्माना आपको देना पड़ सकता है दहेज मांगने पर, और ये धारा 4 में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत जुर्माने की अधिकतम राशि कितनी है? तो 15,000 रुपये जुर्माने की अधिकतम राशि है, धारा 3 में बताया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत दहेज देने और लेने के लिए अभियुक्त बनाया जा सकता है। देखो, केवल महिला को भी बनाया जा सकता है, महिला और उसके परिवार के सदस्य को, दूल्हा और उसके परिवार को सदस्य को क्या बनाया जा सकता है? अभियुक्त बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत दहेज की शिकायत किससे की जा सकती है? तो देखो, कोई भी व्यक्ति है वो दहेज की शिकायत कर सकता है। इसमें ये पूछा गया है कि दहेज की शिकायत कौन कर सकता है। थोड़ा क्वेश्चन मिसप्रिंट है, तो कोई भी व्यक्ति दहेज की शिकायत कर सकता है। नेक्स्ट क्या है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत दहेज के आरोप में कितने सजा दी जा मतलब किसे सजा दी जा सकती है? सभी दोषियों, जो जितने भी दोषी होते हैं सबको सजा दी जा सकती है। नेक्स्ट क्या है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत दहेज के लेने से संबंधित अपराध के लिए कितनी सजा, अधिकतम सजा हो सकती है? तो अधिकतम सजाएं 5 साल की है, जो धारा 3 में बताया गया है। कितना? धारा 3 में प्लस 15,000 जुर्माना, और दहेज की राशि के बराबर भी जुर्माना बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत महिलाओं को किस अधिकार के तहत दहेज की शिकायत करने का अधिकार दिया है? तो दहेज के खिलाफ अधिकार से उन्हें दहेज के खिलाफ अधिकार दिया गया है शिकायत करने के लिए। नेक्स्ट है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत दहेज के कारण महिलाओं की मृत्यु हो जाने पर किसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है? पति और ससुराल वालों के खिलाफ क्या है? कार्रवाई की जा सकती है। इसका प्रावधान हमारे जो आईपीसी था, अब बीएनएस हो चुका है, भारतीय न्याय संहिता, उसमें भी दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत दहेज लेने और देने के मामले में कौन जांच कर सकता है? तो पुलिस है वो दहेज देने और लेने दोनों के मामले में जांच कर सकती है। नेक्स्ट क्या है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में अपराध के लिए क्या सजा की निर्धारित है? तो कारावास और जुर्माना दोनों चीज़ें हैं। और ये दहेज प्रतिषेध अधिनियम में 10 धाराएं हैं, ध्यान रखना है। कितनी? 10।
नेक्स्ट है दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961 के तहत दहेज के लेने देने के मामले में कौन अभियुक्त हो सकता है? तो उपयुक्त सभी, यानी दूल्हा और उसके परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं, महिलाएं भी हो सकती हैं और केवल पुरुष भी हो सकते हैं। ठीक है, महिलाएं कौन सी? जो पुरुष पक्ष से है। दहेज प्रतिषेध और महिला पक्ष से भी हो सकती हैं जब पुरुष से दहेज लिया जाता है। तो ये जनजातियों में दापा प्रथा है, दहेज प्रथा को समाप्त करें, साथीदार अभियान है। ठीक है, दापा प्रथा वेश्यावृत्ति को समाप्त करने के लिए साथीदार अभियान, जो भील जनजाति में एक प्रकार का वधू मूल्य होता है, उसके लिए साथीदार अभियान चलाया गया था। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार का है, ध्यान रखना है इसको भी। दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961 के तहत दहेज के आरोप में कितने साल की सजा हो सकती है? तो 5 साल की सजा, क्योंकि जनजातियों से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, यह ध्यान रखना है आपको। दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961 के तहत दहेज के कारण किसी महिला की मृत्यु हो जाने पर क्या सजा हो सकती है? तो अगर महिला की मृत्यु हो जाती है तो 7 साल की आपको जेल हो सकती है। कुछ पॉक्सो एक्ट से संबंधित है। पॉक्सो एक्ट कब लागू हुआ था? तो 2012 में पॉक्सो एक्ट बन चुका था आपका, जब दिल्ली में निर्भया केस हुआ था उसके बाद। नेक्स्ट है पॉक्सो एक्ट के तहत बालक की परिभाषा क्या है? तो 18 वर्ष तक की व्यक्ति जो होता है, बच्चा होता है, वो क्या है आपका? बालक की परिभाषा में आता है। पॉक्सो एक्ट के तहत यौन शोषण का अपराध कब माना जाएगा? तो जब बालक की यौन गतिविधियां की जाती हैं, जब बालक के साथ बलात्कारी कार्य किए जाते हैं, जब बालक को गाली गलौच अपमानित किया जाता है, तो वो सभी चीज़ें क्या मानी जाएंगी? यौन शोषण मानी जाएंगी। नेक्स्ट क्या है? पॉक्सो एक्ट के तहत बलात्कार का अपराध कब होता है? तो ये सब कंडीशन होंगी तो बलात्कार का अपराध बच्चे के साथ माना जाएगा। पॉक्सो एक्ट के तहत सजा की अधिकतम अवधि है, तो आपको जीवन भर की सजा प्लस मृत्यु दंड भी हो सकता है। ये सजा की अधिकतम अवधि है, यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट और आपका डेथ पेनल्टी आपको दी जा सकती है। नेक्स्ट है पॉक्सो एक्ट के तहत अगर बालक को गुमराह किया जाता है तो आरोपी को क्या सजा हो सकती है? 5 साल की सजा हो सकती है उसके साथ गुमराह करने पर। नेक्स्ट है पॉक्सो एक्ट के तहत बालकों के शारीरिक और मानसिक शोषण का अपराध किसे माना जाता है? किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो अपराध किया जाता है उसे शारीरिक और मानसिक शोषण का अपराध माना जा सकता है। नेक्स्ट है पॉक्सो एक्ट के तहत बालक के खिलाफ यौन शोषण या बलात्कार की रिपोर्ट किसके द्वारा की जा सकती है? तो ऐसा कोई भी व्यक्ति है वो रिपोर्ट कर सकता है पॉक्सो एक्ट के तहत। पॉक्सो एक्ट के तहत बालक के यौन शोषण का अपराध साबित होने पर कितने साल की सजा हो सकती है? जीवन उम्र। आपको अपनी उम्र जब खत्म होगी तो उतने साल तक जेल में रहना पड़ेगा। अगर 12 साल से कम एज के बच्चे के साथ ये घटना होती है तो आपको मृत्यु दंड दिया जाएगा। क्या? मृत्यु दंड। नेक्स्ट है पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी की ओर से बालक को धमकाने और उसकी स्वतंत्र इच्छा के खिलाफ यौन संबंध बनाने की स्थिति में क्या होता है? तो आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। ठीक है, पॉक्सो एक्ट के तहत बालक के शोषण के मामले में न्यायालय कितने दिनों के भीतर निर्णय लेगा? तो 6 महीने और 1 साल के भीतर उसे पूरा कंप्लीट करना कंपलसरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? पॉक्सो एक्ट के तहत क्या आरोपी को बालक के सामने परीक्षण के लिए पेश किया जा सकता है? तो नहीं, बच्चा पेश नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है? पॉक्सो एक्ट के तहत बालक से यौन शोषण करने वाले आरोपी के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है? उपयुक्त सभी, यानी पुलिस रिपोर्ट, अपराधी के खिलाफ सजा, बालक को मानसिक और शारीरिक उपचार, ये सभी कंडीशन आप जब बच्चे के साथ होती हैं तो बच्चा क्या कर सकता, बच्चे के फेवर में ये सभी क्रियाएं की जा सकती हैं। नेक्स्ट क्या है? पॉक्सो एक्ट के तहत किसी बालक के शोषण के आरोप लगाने पर आरोपी को कौन से अधिकार मिलते हैं? तो आरोपी को अपना बचाव करने का अधिकार मिलता है, यानी वो अपनी तरफ से वकील कर सकता है। आरोपी को दिया जाता है साबित करने का अधिकार कि उसने ऐसा नहीं किया है। पॉक्सो एक्ट के तहत यदि किसी बालक को यौन शोषण किया जाता है तो कौन सी संस्था जांच करेगी? तो देखो, पुलिस भी कर सकती है, सरकारी अदालत और बाल कल्याण समिति, ये सभी संस्थाएं क्या है? जांच कर सकती हैं। नेक्स्ट है पॉक्सो एक्ट के तहत यौन शोषण का अंतर्गत क्या आता है? तो यौन शोषण के अंतर्गत ये सभी क्रियाएं आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पॉक्सो एक्ट के तहत अगर कोई व्यक्ति एक से अधिक बच्चों के शोषण का दोषी है तो उसे क्या सज़ा मिल सकती है? तो जीवन भर के लिए, बहुत अधिक बच्चों का वो साथ इस तरह की घटना करता है तो ताउम्र वो जेल में रहेगा, यानी जब तक उसकी लाइफ खत्म नहीं हो जाती जब तक। नेक्स्ट है पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी की पहचान की सुरक्षा के लिए क्या किया जाता है? तो आरोपी की पहचान के लिए आरोपी को बालक से अलग रखा जाता है, न्यायालय में परीक्षण की व्यवस्था की जाती है, आरोपी का नाम सार्वजनिक नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? पॉक्सो एक्ट के तहत बालक की सुरक्षा के लिए कौन सी विशेष प्रावधान दिए गए हैं? तो बालक की पहचान गोपनीय रखना, आरोपी को बच्चों से दूर रखना, शारीरिक परीक्षण के दौरान बालक की देखभाल करना, ये सभी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। यहाँ पर आरोपी की सार्वजनिक की जा सकती है। ठीक है, ये थोड़ा मिसप्रिंट है।
बच्चे के संबंध में नहीं होता है। पॉक्सो एक्ट के तहत बलात्कार के मामले में आरोपी को सज़ा मिलती है तो क्या सज़ा हो सकती है? तो 7 साल से लेकर जीवन भर तक की उसे सज़ा दी जा सकती है। नेक्स्ट क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 2015 की योजना है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट योजना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कूल में बच्चों के दाखिले के लिए जो लड़कियां स्पेशली वो स्कूल से पिछड़े नहीं, इसलिए ये योजना चलाई गई थी। नेक्स्ट है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसे मनरेगा कहा जाता है। 2006 की हमारी योजना है मनरेगा, ठीक है। और इसमें क्या है, 100 दिन का आपको रोजगार दिया जाता है। कितना? 100 दिन का रोजगार। अब पहाड़ी क्षेत्र है तो 150 दिन का रोजगार दिया जाता है रोजगार ना मिलने की कंडीशन में। इसमें जो बताया गया है उसमें क्या है, ये महिलाओं के लिए रोजगार उपलब्ध कराना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाएं होती हैं उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना इस योजना का उद्देश्य है, ठीक है। नेक्स्ट है उज्ज्वला योजना का उद्देश्य क्या है? महिलाओं को सुरक्षित ऊर्जा उपलब्ध कराना। उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को 2016 में क्या सिलेंडर बांटे गए थे? ये वही योजना है। नारी शक्ति योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित है? उसमें महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा संचालित है। नेक्स्ट है महिला शक्ति केंद्र की स्थापना कब की गई थी? 2015 में महिला शक्ति केंद्र की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है स्वधारा गृह योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं को पुनर्वास और आवास की सुविधा प्रदान करने के लिए स्वधार गृह योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका जो मुख्य उद्देश्य है महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की योजना है। प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य है महिलाओं के लिए सहायक सेवाओं प्रदान करना, ठीक है। नेक्स्ट है कन्या सुमंगला योजना का उद्देश्य किस राज्य में महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाना है? तो उत्तर प्रदेश सरकार की ये योजना है कन्या सुमंगला योजना। ऐसी योजना पूछी जाती है, अदर राज्य की भी योजना हमारे पेपर में पूछी जाएंगी, तो आप इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के महिलाओं को कितने एलपीजी सिलेंडर दिए जाते हैं? तो 2 करोड़ महिलाओं को अभी तक एलपीजी सिलेंडर बांट चुके हैं, अभी और भी महिलाओं को दिए जा रहे हैं। महिला सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? महिलाओं के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करना महिला सुरक्षा योजना का उद्देश्य है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का मुख्य उद्देश्य, क्योंकि अभी जो भी योजना आ रही है उनका उद्देश्य से प्रश्न आ रहे हैं, तो हम वही चीज़ हम अपने पेपर में भी यही दिखा रहे हैं कि आपको सिर्फ उद्देश्य पता होना चाहिए। ईयर्स आपकी पूछी जा सकती है परंतु उद्देश्य भी आपको साथ में करते जाना, इसलिए मैंने उद्देश्य से क्वेश्चन पूछे कि आपको आ रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? महिलाओं के लिए रोजगार और अवसर उपलब्ध कराना। नेक्स्ट सुकन्या समृद्धि का मुख्य योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसकी डेट आपको बतानी है, ठीक है। कमेंट में जरूर बताना कि सुकन्या समृद्धि योजना कब आई थी, और इसका जो आंसर है लड़कियों के लिए भविष्य के लिए बचत खाता खोलना था सुकन्या समृद्धि योजना के तहत। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना में महिलाओं के लिए क्या विशेष प्रावधान दिया था? महिलाओं को बिना गारंटी के ऋण प्राप्त करना, महिलाओं को 10% अतिरिक्त सब्सिडी देना और महिलाओं के लिए आवास निर्माण की प्राथमिकता देना, ये सब चीज़ें इसमें आई थी। अब ये योजना मध्य प्रदेश सरकार में तो लाडली बहना योजना के तहत भी आ गई, क्योंकि आवास योजना महिलाओं के नाम पर ही आवास दिए जा रहे हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है मध्य प्रदेश में महिलाओं को दीनदयाल सेंट्रल लेवल की योजना है, महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है स्त्री समृद्धि योजना का उद्देश्य क्या है? महिलाओं को क्या बनाना है? आत्मनिर्भर महिला क्या होती हैं? अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है। महिला उद्यमिता और विकास योजना का उद्देश्य क्या है? इसमें योजना का जो उद्देश्य है महिलाओं के व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए महिला उद्यमिता और विकास योजना प्रारंभ की गई। नेक्स्ट है दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय वृद्धजन योजना में महिलाओं के लिए क्या प्रावधान है? तो वृद्ध महिलाओं को वित्तीय सहायता देना, वृद्ध महिलाओं के लिए चिकित्सा सहायता देना और वृद्ध महिलाओं को आवास की सहायता देना, ये सभी चीज़ें उसमें शामिल हैं। नेक्स्ट है महिलाओं के जो हार्मोन से संबंधित महिला हार्मोन्स का मुख्य कार्य क्या होता है? जो महिलाओं के हार्मोन होते हैं उनका मुख्य कार्य क्या होता है? तो प्रजनन प्रणाली को नियंत्रित करना सबसे बड़ा कारण महिला हार्मोन का होता है। महिला के शरीर में प्रमुख हार्मोन कौन सा है जो प्रजनन प्रणाली को नियंत्रित करता है? तो एस्ट्रोजन हार्मोन है, और जो प्रजनन प्रणाली को नियंत्रित करता है। महिला में प्रजनन स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार प्रमुख हार्मोन कौन सा है? तो एस्ट्रोजन है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? महिलाओं में मोनोपॉज के दौरान किस हार्मोन का स्तर गिर जाता है? तो ऑप्शन फर्स्ट एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों हार्मोन का क्या है? स्तर गिर जाता है महिलाओं में मोनोपॉज की जो कंडीशन होती है तब,
ठीक है, क्योंकि गर्भावस्था से क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, तो प्रजनन तंत्र भी उसी का ही पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? गर्भावस्था को बनाए रखना। ठीक है, इसका सबसे बड़ा कारण यही है। नेक्स्ट है कुपोषण से भी कुछ प्रश्न है। कुपोषण क्या होता है? तो शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की कमी क्या कहलाती है? कुपोषण कहलाती है। भारत में कुपोषण का मुख्य कारण क्या है? गरीबी और असमानता भी है, खराब आहार भी है, और पोषण और शिक्षा का अभाव, ये सभी है। क्वेश्चन आपको 2017 में भी पूछा गया। नेक्स्ट क्या है? कुपोषण का सबसे सामान्य प्रभाव क्या है? तो शारीरिक विकास में कमी होना कुपोषण का सामान्य प्रभाव है। नेक्स्ट है कुपोषण में से बच्चों पर क्या असर होता है? तो शरीर में वृद्धि कमी हो जाती है, इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, मानसिक और शारीरिक विकास क्या होता है? उनका अवरुद्ध हो जाता है। वो बच्चे क्या हो जाते हैं? शारीरिक और मानसिक रूप से क्या होते हैं? अक्षम हो जाते हैं। नेक्स्ट है कुपोषण के कारणों में से कौन सा निम्नलिखित है? मतलब कौन सा इनमें से है? आय का अभाव है, सही आहार की जानकारी का अभाव, स्वस्थ खाद्य पदार्थों की कमी है। तो ये सभी कारण कुपोषण के कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट है कुपोषण को रोकने के लिए सबसे प्रभावी कदम क्या है? तो इसमें संतुलित आहार का सेवन, यानी आप बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हो, किसी मात्रा का अधिक सेवन कर रहे हो, प्रोटीन ही खाया जा रहे हो, कार्बोहाइड्रेट ही खाया, बसा खाए जा रहे हो, इससे क्या है? पोषक तत्वों की आपके शरीर में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान की शुरुआत कब की गई? तो आपको पता है 1985 में राष्ट्रीयकरण अभियान की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को मुफ्त में टीकाकरण देना प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का उद्देश्य है। कौन सा टीका बच्चों को जन्म के बाद पहले दिन में लगाया जाता है? तो हेपेटाइटिस बी का टीका है, बच्चे के जन्म के पहले दिन ही लगाया जाता है। भारत में इंडियन इम्पैक्ट वैक्सीन प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? बच्चों को बुनियादी टीके की सुरक्षा प्रदान करना, बच्चों में बीमारियों की बचाना, और बच्चों के रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो इसका ऑप्शन डी है। ठीक है, कौन सा टीका बच्चों में 9 महीने की आयु पर दिया जाता है? तो डिप्थीरिया, टिटनेस और कफ, जो आपका काली खांसी जिसको बोलता जाता है, और इस पर्ट्यूसिस जिसे कहा जाता है, वो टीका आपके बच्चे के 9 महीने पर दिया जाता है, 9 महीने के अंदर दे देना चाहिए। नेक्स्ट है भारत में टीकाकरण कार्यक्रम के तहत कौन सी टीका हर बच्चे को दी जाती है? तो जो टीका हर बच्चे को दिया जाता है, इस सभी टीके पर बच्चे को देना कंपलसरी है, चाहे पोलियो को टीका हो, हेपेटाइटिस बी हो, बीसीजी, ये इनका टीका सभी बच्चों को प्रदान किया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से। नेक्स्ट है टीकाकरण में समय पर खुराक को सुनिश्चित करने के लिए किसका पालन किया जाता है? तो राष्ट्रीय पोलियो अभियान का पालन किया जाता है। मीजल्स लगाने का टीका किस उम्र के बच्चों को दिया जाता है? तो 9 महीने के बच्चे को मीजल्स का टीका दिया जाता है। ध्यान रखना है, इस तरह के टीका, मीजल्स पूछा गया है, मम्स पूछा गया है, तो ये आपके दो अभी कल ही पूछा गया था, मम्स वाला तो मीजल्स वाला, ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए। तो आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है। इसमें कौन सा टीका बच्चों में कंठमाला, मीमल्स को रोकने के लिए दिया जाता है? तो मीजल्स, मम्स या रूबेला टीका है वो कंठमाला, इसका हिंदी नाम है, मम्स को रोकने के लिए दिया जाता है। इस प्रकार हमने कई सारे क्वेश्चन आपके कर लिए, लगभग 100 के समथिंग हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। तो आप लोग बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। और ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके पुराने, ये मतलब अभी जो 2024 में 25 में पेपर हो रहा है उसमें पूछे गए हैं, और कुछ ऐसे नए क्वेश्चंस हैं जो आगे भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हमने उसी तरह से अपने पेपर को सेट किया है, क्योंकि हमें अल्टीमेटली पेपर निकालना है और पेपर को अच्छे से समझना है। तो आप सभी को अच्छी लगी हो वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और एंड पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और अपना फीडबैक जरूर देके जाना कि आपको कैसी लगी वीडियो।